जब एक ही घर में बहुत ज़्यादा अफ़राद रहते हों और डिफरेंट एज ग्रुप के हों तो फिर चीज़ का यही हाल हो जाता है। एक चीज़ को इस्तेमाल करने वाले हाथ एक ही हों तो वो चीज़ काफ़ी पायदार और आराम से चलती है और ज़्यादा अरसा गुज़ारती है। लेकिन जब ऐसे बच्चे जो अभी सीखना शुरू कर रहे हैं, काम करना शुरू कर रहे हैं, काम करना सीखते हैं, तो फिर उनसे गलतियाँ भी होती हैं और वो गलतियों से ही सीखते भी हैं। तो तकरीबन सारे बच्चे खुद ही अब अपने कपड़े इस्त्री करते हैं, तो जब वो वायर जो है गर्म इस्त्री को लगती है तो जल जाती है। पहले भी इसकी इंसुलेशन जल गई थी तो मैंने इसके ऊपर इंसुलेशन टेप लगा दी थी, लेकिन वो भी मेल्ट हो गई। और वो जब मेल्ट होती है और गर्म इस्त्री के साथ वो बच्चे केयर नहीं करते और जब अपने यूनिफॉर्म या अपने किसी भी ड्रेस के ऊपर उसको लगाते हैं तो वो मेल्ट हुई टेप वहाँ भी लग जाती है और ज़्यादा नुकसान करेगी कपड़ों का। तो आज मैंने इस टेप को रिमूव करके पेपर टेप को इसके ऊपर लपेटने का सोचा। तो मैंने समर वेकेशन जब से शुरू हुई हैं इस्त्री को हाथ नहीं लगाया था। इस्त्री करना भी मुझे उतना ही मुश्किल लगता है जितना कुकिंग करना, क्योंकि गर्मियों में कुकिंग करते वक्त भी जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, इस्त्री करते वक्त भी, और लॉन के कपड़ों को इस्त्री करने के लिए आपको इस्त्री को तेज़ भी करना पड़ता है। इस्त्री से निकलने वाली हीट को बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता है। तो मैं सुबह के टाइम जब ठंडी हवा चल रही होती है, मौसम कुछ नॉर्मल ठंडा अच्छा होता है, उस वक्त कपड़े इस्त्री करती हूँ या फिर अंदर कमरे में बेड पे बिछा के एसी वाले रूम में कपड़े इस्त्री करती हूँ। और वो भी सिर्फ मजबूरी में, अगर मुझे कहीं जाना हो। जैसा कि आज हेड ऑफिस से कॉल आई, कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने इवेंट अरेंज किया हुआ था, तो वहाँ मुझे जाना था। बार बार उन्होंने पर्सनल कॉल की कि आपने ज़रूर आना है, अपना रिप्लेसमेंट किसी और को नहीं भेजना अपनी जगह। तो मैंने सोचा चलें एक सूट इस्त्री कर लेती हूँ। इस्त्री को हाथ लगाया तो ये सूरत हाल थी। अब मैं इसके ऊपर टेप रैप कर रही हूँ। इस तरह ये पेपर टेप फर्स्ट टाइम मैं रैप कर रही हूँ। ये एक्सपीरियंस करके देखती हूँ कि कैसा रहता है। अदरवाइज़ इस वायर को चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2-3 जगह से डैमेज हो चुकी है और इंसुलेशन टेप से मैंने इसको कवर किया हुआ था। आप किस तरह इसकी केयर करते हैं? अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और इस तरह की वायर को जलाते हैं या उसको बचाने के लिए आप क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये पेपर टेप मेरा ख़्याल है कि हार्ड होगी, तो ये वायर जो है इस्त्री के साथ टच नहीं होगी। देखते हैं एक्सपीरियंस करके कि क्या होता है। आज मैं बात करूंगी सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से। हर इंसान जो है वो डेली कुछ ना कुछ सीखता है, और अगर आप कॉन्शियसली कुछ ना कुछ सीखते हो और ये सीखने का अमल जारी रहता है तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रो करती है, वो ग्रूम करती है। पर्सनैलिटी ग्रो करने का लोग अक्सर मतलब ये लेते हैं, ग्रूमिंग का जो मीनिंग है वो हमारे यहाँ यही लिया जाता है कि साफ़ सुथरे कपड़े पहन लिए, अच्छे कीमती कपड़े पहन लिए, तैयार हो गए, मेकअप कर लिया, जेवर से ख़ुद को आरास्ता कर लिया। और ये सेल्फ ग्रूमिंग, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, ये इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, इन सब को भी साथ चलना चाहिए। लेकिन एक्चुअली सेल्फ ग्रूमिंग ये है कि आप अपने बालों को साफ़ रखें, अपने दांतों को, अपने नाखूनों की सफाई का ख्याल रखें और ख़ुद को पाक साफ़ रखें। ये तो फिज़िकल यानी तबई हो गया। उसके बाद आपको इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अपने जज्बात पे आपको काबू होना चाहिए, किसी की बात पे जल्दी से गुस्सा नहीं आना चाहिए, किसी भी बात पे आप रिएक्ट ना करें। तो ये सेल्फ ग्रूमिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है। इसके अलावा सोशली, समाजी तौर पे आप किस तरह बिहेव करते हैं, घर के अफराद के साथ साथ बाहर के अफराद जो हैं, किसी भी सोशल गैदरिंग में आप किस तरह बिहेव करते हैं, कैसे गपशप लगाते हैं, क्या बातें करते हैं, किसी की ग़ीबत तो नहीं करते, चुगली तो नहीं लगाते। तो ये सारी चीज़ें, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। जहाँ हम गलतियाँ करते हैं, हमारा ज़मीर खुद ही हमें बता देता है कि ये बात गलत है, और अपनी गलतियों को सुधारने की गुंजाइश जो है वो हर उम्र में रहती है, हर स्टेज पे रहती है। शर्ट के गले का ये डिज़ाइन, इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो मैंने अपने स्टिचिंग वाले चैनल पे डाली हुई है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप वहाँ से ये देख सकती हैं। सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से जो मैं बात कर रही थी, उसके लिए मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट लगता है, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, वो है स्पिरिचुअली ग्रूमिंग। हर इंसान को अल्लाह के साथ अपना जो राब्ता है वो हर गुज़रते दिन के साथ ज़्यादा मजबूत कर लेना चाहिए, क्योंकि हर गुज़रता दिन हमारी ज़िंदगी का एक दिन कम कर रहा है और हमें आखिरत के करीब कर रहा है। ये सेल्फ ग्रूमिंग जो है एक दिन का काम नहीं है, इसका अमल सारी ज़िंदगी जारी रहता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर आने वाले दिन में हम पिछले दिन से बेहतर हों, और ये बेहतरी बेशक चंद % भी हो, लेकिन होनी ज़रूर चाहिए। सेल्फ ग्रूमिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी हर आदत को एक ही दिन में दुरुस्त करना शुरू कर दें, या हम सेल्फ ग्रूमिंग के तमाम पहलुओं के ऊपर एक ही दिन काम करना शुरू कर दें। इसका तरीका ये है कि आप कोई एक आदत चुन लें
जिसको आप सबसे पहले सुधारना चाहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नमाज़ कज़ा हो जाती है, हमारी कोई भी नमाज़ 5 नमाज़ें हम पूरी वक्त पे अदा नहीं कर पाते, तो सिर्फ इस एक आदत पे काम करें और डेली सोते वक्त ये जायज़ा लेना है कि आज मेरी कोई नमाज कज़ा तो नहीं हुई। बेहतर है कि एक डायरी में 5 नमाज़ों के औकात लिखें और डेट्स लिखें, उसके ऊपर टिक करें। अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी कि किस तरह हम अपनी किसी भी आदत को बदल सकते हैं। पेपर टेप को वायर के ऊपर लपेटने से मेरा ख्याल है कि ये हार्ड हो गई है और मैं इसको इस्त्री कर रही हूँ तो ये बिल्कुल इस्त्री के साथ टच नहीं कर रही। उम्मीद है कि बच्चों के लिए भी अब इस्त्री करना आसान हो जाएगा। ये देखिए दूर ही रह रही है, खुद ही हार्ड होने की वजह से वो इस्त्री के साथ टच नहीं हो रही। और वैसे भी पेपर टेप है, ये प्लास्टिक की तरह जल्दी से मेल्ट नहीं होगी और कपड़े को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। चलिए कपड़े मैंने इस्त्री कर लिए, अब मैं जल्दी से सालन चढ़ा देती हूँ और उसके बाद बाकी काम करने के बाद मुझे टाइम से पहुँचना है। वक्त की पाबंदी एक बहुत ही अच्छी आदत है और ये आदत भी आपको नमाज की पाबंदी से पुख्ता हो जाती है। यकीन करें अगर आप सिर्फ 5 वक्त पर नमाज अदा करें, वक्त पर नमाज अदा करने का मतलब ये है कि जैसे ही अजान हो आप अव्वल वक्त में नमाज पढ़ें और बाकी के काम, बाकी का टाइम टेबल जो है अपनी नमाज के हिसाब से सेट करें, तो यकीन करें कि इस डिसिप्लिन की वजह से आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी। जो बहनें नमाज को अव्वल वक्त में अदा करती हैं वो मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगी। आज मैं बना रही हूँ कलेजी, और कलेजी का चूँकि मैं सालन बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें प्याज भी डाला है। अदरवाइज़ अगर आप तवा कलेजी बनाते हैं, तवे पे कलेजी हल्की सी भून के बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ लहसुन और अदरक, नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के मैं उसको फ्राई कर लेती हूँ। वो बहुत ही जूसी और अच्छी कलेजी बनती है। लेकिन चूँकि मुझे आज सालन बनाना है इसलिए मैंने इस सालन के स्टाइल में ही बना रही हूँ। ये इस तरीके से जल्दी से ये सालन तैयार हो जाएगा। मैंने प्याज, लहसुन, अदरक पीस के इसमें डाल दिया है और अदरक पीस के डाला है, लहसुन साबुत डाल दिया है, प्याज के भी मोटे मोटे पीस डाले हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें घी का डाल दिया है और इसमें 1.5 कप पानी डाल के अब इसका ढक्कन बंद करके इसको प्रेशर पे लगा दूंगी। खाना बनाना एक ज़रूरत है, मेरे नज़दीक खाना बनाना सिर्फ ज़रूरत है और खाना इस तरीके से बनाना चाहिए कि उसकी न्यूट्रिशन ज़ाया ना हो। बहुत ज़्यादा भून के जब हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। घर वालों का ख्याल ना हो तो खाना शायद मैं बनाऊँ ही ना। बहरहाल कोशिश यही होती है कि हम खाने को उस तरीके से बनाएं कि हमें ज़्यादा मुशक्क़त भी ना करनी पड़े और खाना भी अच्छा और टेस्टी बन जाए। इसको मैंने सिर्फ 7 मिनट प्रेशर दिया है और अब मैंने इसको ओपन कर दिया है। अभी इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है। अगर मैं 1 कप भी डाल लेती तो काफ़ी होता। तो ये मॉइस्चर अब मैं इसको यहीं पकने दूंगी। इसमें मैं नमक मिर्च मसाला डाल देती हूँ। प्रेशर कुकर बंद करते वक्त मैं नमक मिर्च मसाला नहीं डालती। उसकी वजह मैंने पहले शायद आपको बताई है या नहीं, आज मैं आपको बता रही हूँ। अगर पहले से ही मिर्च इसमें डाल दें तो भाप के साथ मिर्च के भी पार्टिकल्स जो हैं वो हवा में आते हैं और सांस लेने में मुश्किल करते हैं, इरिटेट करते हैं और बच्चे या कोई भी बुज़ुर्ग पास हों तो वो खांसने लगते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि नमक मिर्च मसाला जो है उससे पहले ही, कोई भी आप दाल सब्ज़ी कुछ भी गोश्त बना रहे हैं उसको पहले बॉयल करना है तो बग़ैर मिर्च मसाले के करूँ और बाद में इसमें मिर्च मसाले ऐड करूँ। और मिर्च मसाले वही मेरे बहुत सिंपल, नमक, मिर्च और हल्दी। इसके अलावा गरम मसाला है, ये मसाला जात लाजमी डालती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कि सालन का टेस्ट हमेशा ही अच्छा बनता है। कभी किसी ने जो है वो बदतारीफ़ी नहीं की। हमेशा जो भी खाता है तारीफ़ ही करता है कि सालन बहुत अच्छा बना है। अगर आप में से कोई बहन मेरे इस आसान तरीके को आजमाए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि उसका सालन कैसा बना है, या फिर आप लोग सालन किस तरह बनाते हैं, कलेजी किस तरह बनाते हैं। मुख्तसर सा मुझे कोई टिप अगर देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए अब इसका मॉइस्चर खुश्क हो गया है, थोड़ा सा ग्रेवी ये रह गई है। ये मैंने प्याज डाले भी इसीलिए थे क्योंकि कुछ बच्चे बोटी नहीं खाते कलेजी की, तो वो चले मसाले के साथ लगा के खाना खा लेंगे। और घर के बुजुर्ग जो हैं वो भी इसी तरह का ग्रेवी वाला सालन ज़्यादा पसंद करते हैं, तो फिर हमें सबका ख्याल रखना पड़ता है। इसमें आधा चम्मच गरम मसाला और ज़रा सा मेथी पाउडर इस तरह मैंने डाल दिया है। मेथी डालने से बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ जाती है। सालन बनाने के बाद फिर बाकी के काम भी जल्द अज जल्द समेट लेती हूँ ताकि मैं वक्त पे पहुँच पाऊँ। हमारा इवेंट के बाद लंच भी है, लंच पे भी हम इनवाइटेड हैं, तो घर वालों के लिए ये मैं सालन तैयार कर रही हूँ, बाकी के काम कर लूँ जल्दी। और रोटियाँ खुद ही बेटा जो है तंदूर से बनवा लाएगा। आटा सुबह ही गूँध के फ्रिज में रख दिया था। वैसे तो बेटियाँ भी कर लेती हैं लेकिन आजकल उनके पेपर चल रहे हैं तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं सारे काम खुद ही किया करूं। वैसे भी समर वेकेशन में दिन इतने लंबे गुजारना बड़ा मुश्किल है और मैं बगैर काम के तो रह ही नहीं पाती। कोशिश यही होती है कि हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी रहे, कुछ ना कुछ काम करती रहूं। मेरे इस एक्टिवेशन मोड के पीछे मेरी मदर इन लॉ का हाथ है।
वो 20 साल से चारपाई के ऊपर हैं और जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद से वो 1-2 साल 1 साल के बाद ही चारपाई के ऊपर बैठ गई थी। तो वो एक अलग स्टोरी है, इंशाल्लाह वक्त मिला तो वो भी आपको सुनाऊंगी। दूध के ऊपर से मलाई उतार के इस तरह जमा कर लेती हूँ, बाद में इसका मक्खन बनाती हूँ। हमारे घर में मक्खन और फिर देसी घी सभी बहुत शौक से खाते हैं और सेहत के लिए ये बहुत ही अच्छा है किसी भी दूसरे फैट ऑयल से। काम कोई भी हो, काम जितना भी छोटा हो, हर काम में वक्त तो लगता है और टाइम मैनेजमेंट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल के दौर में। ये मैं अम्मी के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। अम्मी दूध में सौंफ डाल के लेती हैं, दोपहर में वो सिर्फ यही लेती हैं 2-3 बिस्किट और रस्क केक के साथ। नंद मेरी उन्हें नहला रही हैं। यहाँ मैं एक बहुत अहम बात अपनी प्यारी बहनों के साथ करना चाहूँगी कि आप कोई भी काम करते हैं, किसी के लिए भी करते हैं, चाहे घर के किसी फ़र्द के लिए करते हैं, बाहर करते हैं, तो हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करें। हत्ता कि अगर कोई पानी का गिलास भी आपसे मांगता है तो आप दिल ही दिल में ये नीयत कर लें कि ये मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इसको पानी पिला रही हूँ। तो हमारा हर अमल जो है वो नेकी बन जाता है, हर अमल इबादत बन जाता है और फिर कोई काम भी हमें भारी नहीं लगता, कोई काम मुश्किल नहीं लगता। हर काम में खुद ब खुद आसानी हो जाती है। जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं तो दिल से उस काम में खुशी महसूस होने लग जाती है। अभी खाना बना रही थी जब बेटे ने मिल्क शेक की फरमाइश की और 2 बार वो पूछने आ चुका है कि मिल्क शेक बना है या नहीं, तो मैं जल्दी से उसके लिए मैंने कहा मैं मिल्क शेक बना लूँ। बच्चे के लिए बनाती हूँ तो मैं चीनी शामिल करती हूँ, लेकिन अगर आप खुद के लिए बनाएं तो हरगिज़ भी चीनी शामिल ना करें। कुछ बहनों की आदत होती है कि जब वो किचन में काम करने के लिए आती हैं तो सबसे पहले अपने लिए चाय, मिल्क शेक, शरबत या कोई भी एनर्जी ड्रिंक जो है वो बना लेती हैं और उससे रिफ़्रेशर ड्रिंक के तौर पे उसको यूज़ करती हैं। उससे एकदम तो एनर्जी बूस्ट हुई लगती है, लेकिन इसका कितना नुकसान है ये आज हर बंदे को पता है। तो मैं जल्दी से मिल्क शेक बना के इसके बाद मैं अपनी तैयारी करूँगी और कोशिश करूँगी मैं वक्त पे वहाँ पहुँच जाऊँ। आज के व्लॉग में अगर आपको कोई बात अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी दूसरी बहनों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरी बातों से मुत्तफ़िक हैं तो कमेंट में येस लिखिए और अगर किसी बात से डिसएग्री करते हैं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ढेर सारी दुआओं के साथ आप लोगों की इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, पुरसुकून रहिए, दूसरों से प्यार कीजिए, प्यार लीजिए, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए। और मैं चलती हूँ अपने इवेंट पे। 10:50 हुए हैं जब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ हॉल में और अभी चंद लोग ही आए थे, शुक्र है मैं टाइम से पहुँच गई और बिल्कुल ठीक 10 मिनट के बाद इवेंट स्टार्ट हो गया। काफ़ी दिन से मैं घर पे ही थी तो आज मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मेंटली आप रिलैक्स हो जाते हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि जॉब करने वाली ख़वातीन ज़्यादा बैलेंस्ड लाइफ गुजारती हैं। अगर आप भी पढ़ी लिखी हैं और आप जॉब करना चाहती हैं तो ज़रूर कीजिए। इससे आप ज़हनी तौर पे बहुत रिलैक्स होती हैं। आप जब जॉब पे होते हैं तो घर के मसाइल आपको बिल्कुल भी याद नहीं आते और जब आप घर पे होते हैं तो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। क्या ख़्याल है?